चलो आगे लिखो। तो कल लॉज ऑफ फ्रिक्शन पढ़ा दिया गया था, है ना। कितना लॉ लिखे थे फ्रिक्शन का कल? 4 लॉ लिखे थे फ्रिक्शन का। क्या क्या था मोटा मोटी ऊपर ऊपर से बोलो। एक तो फ्रिक्शनल फोर्स बॉडी के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, बट सीधा बॉडी के मोशन में नहीं। 8 तक हम लोग बोलते थे बॉडी के मोशन पर। कल तो पढ़ाया गया कि जरूरी नहीं है कि बॉडी मोशन में हो तो भी फ्रिक्शनल फोर्स लगता है ना। बट फिर भी डायरेक्शन किस तरफ होगा कि अगर मोशन में नहीं भी हो तो भी आगे जाकर के जिस तरफ मूवमेंट होगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ही फ्रिक्शनल फोर्स लगे। और क्या क्या पढ़े थे? फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो एरिया ऑफ कांटेक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो एरिया ऑफ कांटेक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, बशर्ते नॉर्मल रिएक्शन सेम रह जाए, बशर्ते नॉर्मल रिएक्शन सेम रह जाए। और क्या क्या बताया गया था? एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं करता है बताया गया था, है ना। बट किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? कौन सा सरफेस स्लाइड कर रहा है और किसके ऊपर स्लाइड या मूव या रोल कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है फ्रिक्शनल फोर्स। एरिया के ऊपर नहीं करता है, बट सरफेस, उसका नेचर, उसके मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। कल लिखवाया गया था, है ना। और जरूरी नहीं लिखवाया गया होता भी, आप 8th क्लास से भी जानते हैं, है ना। एक कैरम बोर्ड में जो गोटी है और कैरम बोर्ड है उसके बीच में फ्रिक्शनल फोर्स, और वही गोटी वही कैरम बोर्ड, लेकिन पाउडर मार देंगे तो उसके बीच का फ्रिक्शनल फोर्स चेंज हो जाएगा। ये तो 8th में भी जानते थे, तो कल भी पढ़े। एरिया उस बोर्ड का, चाहे वो कैरम का जो आपका गोटी है उसके एरिया पर डिपेंड नहीं कर रहा है, लेकिन उसके मटेरियल के ऊपर तो जरूर डिपेंड कर रहा है। कैसा है, ऊपर खाबर है, रफ है, स्मूथ है, पॉलिश्ड है, उसके ऊपर डिपेंड जरूर कर रहा है। और चौथा चीज कल जो सबसे क्वांटिटेटिव फॉर्मूला पढ़े जिस पर कि न्यूमेरिकल्स या पूरा चैप्टर जो है वो डिपेंड करता है, कल ये सिखाया गया था कि अगर ये बॉडी है, इसका वेट है नीचे की तरफ mg, इसका नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ r, ये अगर अप्लाइड फोर्स है P, तो इस तरफ लगता है फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। और कल क्लियर कट बताया गया था कि ये वाला जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन के। फॉर्मूला का हिसाब से बात करें तो फ्रिक्शन में केवल एक ही फॉर्मूला है कि फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन जो कि सरफेस उस ब्लॉक पर लगाएगा उस पर, ठीक है। तो कल बात बता, प्रोपोर्शनल है, बराबर नहीं है। बराबर के लिए आपको एक कांस्टेंट का जरूरत पड़ेगा। वो कांस्टेंट किसके किसके बीच का है? वो कांस्टेंट ना मटेरियल का ना सरफेस का है, मटेरियल सरफेस के बीच का है, ठीक है। और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कल बताया गया था, इसको म्यू से डिनोट करते हैं। और कल आपको लिखवाया गया था इस म्यू को ही हम लोग कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। तो म्यू बराबर कल बताया गया था F/R, दिस म्यू इज इक्वल टू F/R। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बराबर किसका किसका रेशियो हो जाएगा बोलो? फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन के रेशियो से निकलता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब सवाल है ये म्यू किसके किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो कल लिखे थे नेचर, एरिया पर नहीं डिपेंड करता है, ये नेचर ऑफ सरफेसेस इन कांटेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। नेचर का मतलब कल बताया गया था, भींगा हुआ है, सूखा हुआ है, स्मूथ है, रफ है, पॉलिश्ड है, नॉन पॉलिश्ड है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू जो है इन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा, कल के क्लास में पढ़े थे हम लोग, ये वाला जो आप फ्रिक्शन पढ़ रहे हैं, ये वाला जो आप फ्रिक्शन पढ़ रही है सॉलिड वाला फ्रिक्शन है। लिक्विड वाले फ्रिक्शन को कल बताया गया था, इसको हम लोग विस्कस फोर्स कहते हैं। और वो 11th में ही आपको पढ़ना है, थोड़ा सा आगे उसमें आपको दिखाया जाएगा कि लिक्विड वाला जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो एरिया पर डिपेंड करता है। सॉलिड वाला फ्रिक्शनल फोर्स सरफेस पर डिपेंड करता है, बट उस सरफेस का एरिया कितना उससे डिपेंड नहीं करता। वो आपको फॉर्मूला में भी दिख रहा है, ठीक है। किसी का बात नहीं सुनना हो तो नहीं सुनना हो, फॉर्मूला में तो साफ दिख रहा है। एरिया नहीं है तो नहीं एरिया पर डिपेंड कर रहा है, बात खत्म, ठीक है। और मटेरियल ऑफ द सरफेस इन कांटेक्ट उसके ऊपर डिपेंड करेगा। सरफेस और कौन कौन सा चीज उसके ऊपर है जो मूव कर रहा है उसके मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक। अब ये तो कल पढ़े थे। कल वाला हमारा जो लॉ था उसमें क्या बताया गया था? ये कौन सा था? ये वाला जो है वो कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन था। रूल बताया गया था कि लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन पे काम करता है, ठीक है। लेकिन कल आप लोग ये भी तो पढ़े थे कि जब फोर्स लगा रहे हो, जब बॉडी एक्चुअली में मूव करने लगा उस केस में जो उसमें फ्रिक्शनल फोर्स लगता है उसको हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। 8th क्लास तक सिर्फ फ्रिक्शन था, बट कल पता चला स्टैटिक अलग है, लिमिटिंग स्टैटिक अलग है और काइनेटिक डायनामिक फ्रिक्शन अलग है। तो जब बॉडी आपको लगे कि मूव कर रहा है यार, तो उस केस में ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये स्टैटिक वाला नहीं होकर काइनेटिक वाला हो जाएगा। और उस केस में ये जो म्यू है
ये जो म्यू है, ये म्यू का वैल्यू भी स्टैटिक वाला नहीं होकर के काइनेटिक वाला हो जाएगा। ठीक है, क्लियर कर बात, कोई डाउट इसमें है ना। और कल एक चीज जाते जाते पढ़े थे, ग्राफ जब बनाए थे, काइनेटिक वाला फ्रिक्शनल फोर्स स्टैटिक वाला फ्रिक्शनल फोर्स के लिमिटिंग वाले वैल्यू से थोड़ा सा ही सही कम होता है। कम ना, काइनेटिक वाला कम, क्या पता, अरे ग्राफ होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन कम है लिमिटिंग में स्टैटिक से, या फिर वाइस वर्सा स्टैटिक के लिमिटिंग से। ठीक है, तो अगर एफ ही कम है तो जब म्यू का बात होगा कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, तो वो भी क्या हो जाएगा, वो स्टैटिक का लिमिटिंग वाले से क्या होगा, हमेशा कम होगा। और जो लास्ट चीज हमें याद करना है वो है म्यू का वैल्यू किसके किसके बीच में होगा। तो हम लोग देख रहे हैं बहुत सारा कांस्टेंट आप लोग 9th 10th में पढ़कर ऑलरेडी आ चुके हैं, केमिस्ट्री में भी अभी पढ़ रहे हैं, है ना। 9th में स्मॉल जी आया, कैपिटल जी आया, के का वैल्यू आया, और अभी आप लोग केमिस्ट्री में प्लैंक्स कांस्टेंट आया, बहुत सारा कांस्टेंट आ रहा है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी था, है ना, वो सब कांस्टेंट था, रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी था क्लास में। तो ये म्यू तो आप देख रहे हैं, ये सिर्फ नाम का क्वेश्चन बनाने के लिए कांस्टेंट है। एक्चुअली में तो तुम देख ही रहे हो, ड्राई हो जाए, वेट हो जाए, स्मूथ हो जाए, पॉलिश हो जाए, रफ हो जाए, वो भी छोड़ो, सरफेस वैसा ही है, रुका हुआ, और उसी सरफेस पर ब्लॉक मूव कर रहा है, तो भी म्यू का वैल्यू जो है वो अलग अलग हो जाएगा। बट किसी भी केस में ये जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू है, ये 0 से बड़ा, ये निगेटिव में नहीं आएगा, और 1 से छोटा होगा। ये चीज आपको याद करना, ठीक है। तो म्यू का वैल्यू जितना कम, उतना ही कम फ्रिक्शनल फोर्स लगने का चांस है ना। तो पाउडर वाउडर लगाने पर क्या होता है, कैरम बोर्ड पर पाउडर वाउडर लगाने पर क्या हो जाएगा, पाउडर वाउडर लगाने पर 8th में हम लोग सीधा बोलते थे फ्रिक्शन कम हो जाएगा, बट अब 11th में हम लोग को बताना है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन उस कैरम बोर्ड और उस स्ट्राइकर के बीच में कम हो जाएगा। 8th तक सिर्फ फ्रिक्शन कम होकर काम चला जाता था, अब पूरी बात बतानी है। और अगर रेशियो का यूनिट का बात करें तो म्यू बराबर F/R है। ये एफ भी फ्रिक्शन हो, ट्रिक्शन हो, ग्रिक्शन हो, लिरिक्शन हो, आखिर ये फोर्स है। और ये आर जो है वो नॉर्मल रिएक्शन है, जो कि वेट इज अ फोर्स। तो ये डायमेंशनली अगर देखोगे इसका कोई डायमेंशन नहीं आएगा, यूनिट लेस, डायमेंशन लेस, म्यू का वैल्यू डायमेंशन लेस होगा, यूनिट लेस होगा। ये सब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बारे में कल तो हम लोग पढ़ ही लिए थे, आज थोड़ा सा उसको एक जगह पर कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है। और टॉपिक है फ्यू डेफिनेशन। इस चैप्टर को अब आगे खींचने के लिए कुछ डेफिनेशन बोलो, रूल रेगुलेशन बोलो, फॉर्मूला बोलो, टेक्निक बोलो, थोड़ा सा जरूरत पड़ेगा, फिर चैप्टर हमारा आगे चलेगा, ठीक है। कुछ डेफिनेशन हमें याद करना है, उसमें पहले नंबर पर आता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन ध्यान से देखना, डेफिनेशन में नहीं लिखवाऊंगा, एक एक पेज का डेफिनेशन हो जाएगा, डायग्राम में से देखना, समझने का ट्राई करना। ये सरफेस है, इस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, इस पे अप्लाइड फोर्स है इस तरफ P, वेट नीचे की तरफ, है ना, mg अगर है तो नॉर्मल रिएक्शन बोलो इस डायग्राम में, ऊपर की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स। ये बॉडी मूव कर रहा है कि नहीं पता नहीं, बट क्या कल का रूल लिखवाएगा, जिस तरफ भी मूव करता उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ही लगेगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स कहीं यहां पर लगने वाला है, ठीक है। ऐसे अब F से डिनोट करो, FR से करो, FK से करो, तुम अपना समझ लो, ठीक है। ये मैं अभी फिलहाल ऐसे समझने के लिए FF लिख दे रहा हूं, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये क्या था, ये क्या है, इन दोनों का रिजल्टेंट कहां पर निकलेगा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एक्सपेडिशन से यहां पर निकलेगा इसका रिजल्टेंट, है ना। थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा क्योंकि रिजल्टेंट को भी R से ही लिखते थे, नॉर्मल रिएक्शन को भी अब लिखते R से ही है। आप N से कर सकते हैं अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, है ना, कंफ्यूजन से बचने के लिए तुम अपना देख लो तुम क्या करते हो। अभी N से कर दूं नहीं, लेकिन थोड़ा नॉर्मल को R से ही होता है, आप कुछ रिजल्टेंट वर्ड ही लिख देता हूं, छोड़ो, समझने से मतलब है हमें, है ना। रिजल्टेंट इन दोनों का यहां लगेगा। अब ये रिजल्टेंट है और ये नॉर्मल है, ये अप्लाइड फोर्स है, ये फ्रिक्शनल फोर्स है ना बॉस, यहां तक कोई डाउट। नॉर्मल फ्रिक्शनल फोर्स का रिजल्टेंट नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाए, इसी एंगल को कहते हैं हम लोग एंगल ऑफ फ्रिक्शन। लिखवाना पड़ेगा डेफिनेशन, नहीं ना, ठीक है, बनाओ डायग्राम। और थोड़ा रुको, डायग्राम बनाने से पहले थोड़ा मैथमेटिकली थोड़ा बता भी दो,
थोड़ा सा मैथमेटिकली भी थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं ना। तो इस डायग्राम में अगर ट्राइंगल कहीं पर बना लें यहाँ ओ ए बी, इन ट्राइंगल ए ओ बी में tan थीटा कितना होगा? tan थीटा बराबर था परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर में तो ये फ्रिक्शनल वाला फोर्स दिख रहा है, बाई बेस में कौन दिख रहा है? नॉर्मल वाला रिएक्शन दिख रहा है। बट अभी तो थोड़ी देर पहले पढ़े हो एफ बराबर क्या होता था? म्यू आर, एफ बाई आर किसके बराबर था? अभी तो पढ़े थे एफ बाई आर जो है वो म्यू के बराबर, अभी एफ बाई आर किसके बराबर आ रहा है? tan थीटा के। कोई कनेक्शन नहीं है, बट सिर्फ मैथमेटिकली, केवल मैथमेटिकली, कोई फिजिक्स का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व नहीं है, कोई फिजिक्स का एकदम ये एंगल इसके बराबर ये कोई कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ मैथमेटिकली tan ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ये बाय चांस बोलो मैथमेटिकली बोलो किसके बराबर आ रहा है? ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बराबर आ रहा है। tan थीटा बराबर म्यू, tan थीटा बराबर म्यू, बस ऐसे ही आ रहा है, कोई इसमें कोई फिजिकली कोई कनेक्शन नहीं है, मैथमेटिकली आ रहा है। tan थीटा जो है वो म्यू के बराबर, वेयर दिस थीटा इज कॉल्ड आवर एंगल ऑफ फ्रिक्शन। डेफिनेशन लिखवाना पड़ेगा कि आ जाएगा समझ में? अपने से कई साइड में हिंदी में लिख लेना, कितना मैं लिखवाऊंगा। नॉर्मल फ्रिक्शनल फोर्स का जो रिजल्टेंट है, वो रिजल्टेंट नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाए, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। साइड सूट में हिंदी वगैरह में कहीं पर लिख लो, ठीक है। उतना क्यों डेफिनेशंस में दूसरे नंबर पर है एंगल ऑफ, पहला क्या था? एंगल ऑफ फ्रिक्शन, इस बार है एंगल ऑफ रिपोज। प्रोपोज मत लिख देना, ये लड़का लिख रहा है, लिख भी दिया है। एंगल ऑफ रिपोज है, एंगल ऑफ रिपोज। अब देखो एंगल ऑफ रिपोज, इसको अच्छे से समझना। अभी मैं ही थोड़ी देर पहले बोला कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन का कोई ऐसा मैथमेटिकल कुछ काम नहीं है, उसका रिजल्टेंट का उसके साथ एंगल का क्या काम पड़ता है, ठीक है। बट इसका काम है, अभी देखना तुम लोग खुद बताना। ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, इस पे ब्लॉक को रखे हैं, एक ब्लॉक, अच्छे से बताना, नहीं समझोगे तो फिर पूछना, मैं फिर से बताऊंगा। ये एक ब्लॉक है, ठीक है, ये एक एंगल पे रखा हुआ, क्या होगा ये ब्लॉक? स्लाइड करेगा। अरे करेगा ना, यही तो गड़बड़ कर देते हो। जरूरी कहाँ है स्लाइड करेगा? कौन बोला तुमको स्लाइड करेगा? कोई जरूरी नहीं है। तो बता रहा यही सब बेसिक है। 9th-10th में यही बोल के काम चल जाते, 11th-12th में गड़बड़ा जाएगा। कोई गारंटी नहीं है उसका स्लाइड करने में, बिल्कुल वो एंगल पे डिपेंड करता है। मैं तो बस बोला एंगल है, वो एंगल कितना है थोड़ी बोला तुमको। ऐसे इस एंगल को एकदम ऐसे इसी डायग्राम में मान लो ऐसे छोटा कर दो एंगल, तब करेगा क्या? नहीं करेगा। मैं कुछ बोला छोटा बड़ा, मैं तो बोला नहीं, मैं बस बोला इंक्लाइंड है, क्या करेगा? आप बोल दिए स्लाइड करेगा। इसी पे पूरा क्वेश्चन खराब हो जाता है 11th-12th। सिर्फ इस टॉपिक का बात नहीं है, मैथ में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, सब में ऐसा चीज है। सीधा आंसर बोल देते हो, फिर बाद में पता चलता है ये गलत हो गया, है ना। ये खास एंगल पर डिपेंड करेगा। ये खास एंगल, जिस एंगल पर रखने के बाद बॉडी अभी तक ससरा नहीं है, उससे ठीक थोड़ा सा बढ़ाओगे तब ही गारंटी है उस ब्लॉक के उस इंक्लाइंड प्लेन में नीचे आने का। उस खास एंगल को हम लोग एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। थीटा से ही करते हैं, बट पिछले वाले को भी थीटा से ही किए थे तो थोड़ा काम गड़बड़ा जाएगा, इसीलिए अल्फा से कर दिए। समझ आ रही बात? ये जो अल्फा है, ये अल्फा क्या है? ये हमारा एंगल ऑफ रिपोज है। कभी भी इंक्लाइंड प्लेन पर रखा हुआ ब्लॉक, अभी आप क्या आंसर बताए कि इंक्लाइंड प्लेन पे ब्लॉक है, स्लाइड कर जाएगा। आज के बाद आपको बताना है, सामने वाला क्वेश्चन पूछे तो तुमको बताना है, पूछना है कि पहले बताइए कि वो जो इंक्लाइंड प्लेन का एंगल है वो एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा है क्या? नहीं है तो स्लाइड नहीं करेगा। कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो वो जो एंगल है दैट एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ रिपोज। तो ये एंगल कितना होगा वो अभी हम लोग देख लेते हैं। इसके लिए पहले इसमें अंडरस्टैंडिंग फोर्सेस क्लास जो लोग किए उनको आइडिया है इसका वेट कहाँ पर होगा? इसका वेट होगा नीचे के, ठीक है। हाँ, अब देखो इसमें नॉर्मल ऐसा, नॉर्मल इधर, ये एंगल पहले ही बताया जा चुका, इधर आता है, इसीलिए बोला जाता है क्लास करने के लिए। अब ये एंगल एरो, एंगल एरो, एंगल एरो के साथ वाला, दिस इज mg cos अल्फा, एंगल एरो, एंगल एरो, एंगल एरो के सामने वाला mg sin अल्फा, है ना। अब ससर अभी नहीं रहा एंगल ऑफ रिपोज पे, बट जब ससरेगा तो किस तरफ ससरना था?
इसका मोशन इस तरफ होगा। फ्रिक्शन का क्वेश्चन में मोशन क्लियर होना चाहिए। तो फ्रिक्शनल फोर्स किस तरफ काम करेगा, चाहे ये मूव अभी कर रहा हो चाहे नहीं कर रहा, अभी फिलहाल नहीं कर रहा है क्योंकि ये रिपोज पर है, रिपोज से थोड़ा ज्यादा नहीं हुआ तो बॉडी ससरेगा नहीं। ठीक है, तो दिस इज आवर फ्रिक्शनल फोर्स। एफ 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 आर एफ जो लिखना चाहो, अपना समझना है तुमको। यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स लिख देते हैं। यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलो। ठीक है, तो अभी ये बॉडी क्या कर रहा है, अभी ये बॉडी ससर नहीं रहा है, अभी भी रिपोज में है। मेरे को रिपोज का फॉर्मूला डिराइव करना है, अभी भी ये नहीं नीचे नहीं जा रहा है। ठीक, तो अभी तो बताओ, मतलब अभी भी नहीं जा रहा, मतलब ये सब बैलेंस्ड हो जा रहा है। बैलेंस्ड हो जाने का मतलब आर जो है वो mg और जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो mg साइन अल्फा। अब फिर दोनों को डिवाइड कर देते हैं, इस f बाई आर। बताओ mg फिर कट गया, ये फिर tan अल्फा आ गया, और f बाई आर थोड़ी देर पहले ही देखे थे ये म्यू के बराबर था। और ये आ रहा समझ में, इससे हम लोग क्या समझे, tan ऑफ एंगल ऑफ रिपोज भी बाई चांस कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के ही बराबर आ रहा है, तो दिक्कत। और एंगल ऑफ रिपोज कौन सा एंगल है, एंगल ऑफ रिपोज वो एंगल है जिस पर इंक्लाइंड प्लेन होने से बॉडी जस्ट अब नीचे के तरफ आ सकता है लेकिन अभी आया नहीं है, वो बैलेंस्ड कंडीशन इज एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, और नोट बना करके लिखेंगे, बॉडी को स्लाइड इंक्लाइंड प्लेन पर, इंक्लाइंड प्लेन पर, आप लोग क्या बोले, आप लोग सीधा बोले बॉडी स्लाइड कर जाएगा, बट एक्चुअली में इंक्लाइंड प्लेन पर बॉडी को स्लाइड करने के लिए जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, मतलब ये वाला, वो क्या होना चाहिए, वो किसी भी कीमत पर एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा होना जरूरी है। एंगल ऑफ रिपोज पर जस्ट है, बस अब ससर जाएगा वाली बात है। तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जब तक एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा नहीं हो तब तक बॉडी इंक्लाइंड प्लेन पर भी नीचे नहीं आएगा, पहला चीज ये। दूसरा, बाई चांस बाई चांस बाई चांस tan ऑफ एंगल ऑफ रिपोज भी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बराबर आ रहा है। tan ऑफ, अभी आप लोग पढ़े थे, एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी बाई चांस कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बराबर था। कोई कनेक्शन नहीं है, मैथमेटिकली सेम आ जा रहा है। ठीक है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, नाम से ही पता चल रहा है, ये इंपॉर्टेंट प्रूफिंग है स्कूल एग्जामिनेशन के लिए। बाकी मेरे को तुम्हारे स्कूल एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। ये जो फॉर्मूला आएगा इसका, जो भी आएगा अभी, वो आपको याद होना चाहिए क्वेश्चन बनाने के लिए। स्कूल एग्जाम में इसका डेरिवेशन आएगा। बात अभी हो रही थी एंगल ऑफ रिपोज की। एंगल ऑफ रिपोज में बॉडी नीचे नहीं जा रहा था, कब जाता, जब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन रिपोज से थोड़ा सा सही है, थोड़ा में कितना उससे हमें कोई मतलब नहीं फिजिक्स। ज्यादा होगा तो नीचे गिर जाएगा, ससर जाएगा, गिरने का बात नहीं है, ससरेगा तो एक एक्सेलरेशन आएगा, वो अभी हम लोग डिराइव भी करेंगे। डेरिवेशन स्कूल एग्जाम में आएगा, फॉर्मूला से क्वेश्चन बन जाएगा आपका। ठीक है, ऐसे ही तो होता है फिजिक्स में, फॉर्मूला डिराइव करते हो उससे क्वेश्चन बना लेते हो, यही होता है। ठीक है, वैसे डिराइव भी खुद से कर सकते हो। ये इंक्लाइंड प्लेन है, अब यहाँ पर थीटा अल्फा हो गया, फिर थीटा ही लगा रहा। पिछला वाला थीटा तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन था, उससे तो कोई कनेक्शन ही नहीं है। और यहाँ पर लेकिन लिख देते हैं कि ये जो थीटा है मेरे डायग्राम में, वो एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा है, तभी ये वाला डिराइव होगा जो अभी कर रहे हो। इसके बाद खुद से भी बता सकते हो। ब्लॉक है, अरे बहुत आसान है, सिलेबस पकड़ के चलोगे तो बहुत आसान है। इसका वेट, फिर इसको नॉर्मल, और इसका वेट, वेट तो है ही, यहाँ नॉर्मल, यहाँ थीटा, एंगल एरो के साथ वाला है, एंगल एरो के सामने वाला है। ये याद कर लो, काम बनेगा। अब मेरा तो थीटा वैसे में भी अल्फा से ज्यादा ही है, लिख ही दिया हूं मैं। इसका मतलब इसमें तो कंफर्म मोशन इस तरफ है और मोशन इस तरफ है, तो फ्रिक्शनल फोर्स। इसको आप चाहें समझने के लिए तो एफ के लिख सकते हैं। आज ही बताएगा ना, बॉडी एक्चुअली में मूव करने लगे तो वो काइनेटिक फ्रिक्शन है। ये आप अपना समझदारी के लिए लिख सकते हो, तुम्ही को फायदा होगा। ठीक है, बाकी और कुछ बचा इसमें अंडरस्टैंडिंग में नहीं ना?
ठीक है, अब कुछ बचा नहीं करने के लिए तो आप बताओ। इसमें देखो ये जो आर है फिलहाल वो mg cos थीटा के बराबर है। ठीक, अब ये बॉडी नीचे गिर रहा है, इसका मतलब अब कौन ज्यादा है? mg sin थीटा। किससे बड़ा है? फोर्स से फोर्स घटाएंगे क्या आएगा? फोर्स इज मास, इसका m है और कुछ एक्सेलरेशन है, यही अभी हमें निकालना है कितना होगा। ठीक है, दिस इज mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शनल फोर्स का दुनिया में एक फॉर्मूला म्यू आर है ना, अभी लिखवाया हूं, म्यू के लिख सकते हैं क्योंकि ये मूव कर रहा है एक्चुअली में बॉडी। mg sin थीटा माइनस म्यू के, इस केस में आर देखो ऊपर, mg cos थीटा, दिस इज एम ए। ठीक है, एम 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 कट जाएगा और यहां से हमारा फॉर्मूला आ जाएगा ए बराबर जी भी कॉमन है, जी कॉमन, दिस इज sin थीटा माइनस म्यू के cos थीटा, दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी डाउन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन। ये फॉर्मूला का डेरिवेशन आएगा स्कूल एग्जाम में। हम लोग फ्रिक्शन वाला कोई भी क्वेश्चन 11th में 12th में अलग अलग चैप्टर में जहां पर लगेगा कि बॉडी नीचे की तरफ जा रहा है, उसमें एक्सेलरेशन निकालने की बात होगी। अगर अपने पर कॉन्फिडेंस नहीं रहा तो डिराइव कर लेना, क्योंकि 2-3 ही लाइन का है, लेकिन ये फॉर्मूला टॉप 10 फॉर्मूला में से आता है। ट्राई करेंगे हम लोग इस फॉर्मूला को याद करने का। स्कूल वालों को तो वैसे में भी डिराइव करना ही है। बाकी ए बराबर जी साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा, एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी डाउन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन, टॉप 10 फॉर्मूला में से है, याद आपको होना चाहिए। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी से स्टार्ट करेंगे। फ्रिक्शन का न्यूमेरिकल्स में एंट्री कर गए, फ्रिक्शन के न्यूमेरिकल्स में एंट्री कर गए। फ्रिक्शन का न्यूमेरिकल खुद से बनाने का ट्राई करो। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये ट्रॉली है, इसका मास दिया हुआ 20 केजी, पुल्ली सिस्टम है, ये ब्लॉक 3 केजी का है, ये 20 केजी का है। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड ट्रॉली एज शोन, ये नीचे जा रहा है, ऐसा क्वेश्चन में देखना एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है। और जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है, मतलब क्या हुआ, अभी तक ऐसा जितना भी क्वेश्चन कनेक्टेड मोशन में कर रहे थे उसको फ्रिक्शन लेस मान करके कर रहे थे, अब तो लिख के दिया है म्यू का वैल्यू है, मतलब कंफर्म है कि आपको फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट से बनाना है, एक्सेलरेशन पूरे सिस्टम का निकालना है और स्ट्रिंग पे मौजूद टेंशन आपको बताना है कितना होगा। देखो जो लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वीडियो को पॉज करके खुद से बनाने का ट्राई करना, जब नहीं बने तभी देख करके करना। बाकी लोग बताओ जरा सा, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग फोर्स से थोड़ा फोर्स पहचानवा दो तब मैं बनाऊंगा। ठीक है, इस ब्लॉक का वेट कहाँ लगेगा, कितना, 30 न्यूटन। और एक ही पुल्ली है, पुल्ली पुल्ली के बीच में ब्लॉक नहीं तो टेंशन सेम होगा, अभी आप लोग पिछले चैप्टर में पढ़े। इधर का हो गया, ये किधर खींचा रहा है, इधर, इसमें फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा, ये फ्रिक्शनल फोर्स है, इसका वेट किधर होगा, 200 न्यूटन। नॉर्मल रिएक्शन किधर होगा, ऊपर किधर। ठीक है, यही फ्रिक्शन लेस वाला जो सरफेस था इसका वेट का काम ही नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस कर दे रहा था। अब हमें काम है इसका। ठीक है, क्या काम है आपका खुद बताइए। इस ब्लॉक को ए मान लेते हैं, इस ब्लॉक को बी, और खुद से ही बता दो, काम चल जाएगा। फॉर ब्लॉक ए कौन ज्यादा है, किससे ज्यादा है, फोर्स से फोर्स घटाएंगे क्या आएगा, फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन। इसका उपाय खत्म। उस ब्लॉक के बारे में बात करो, फॉर ब्लॉक बी, इसमें कौन ज्यादा है, हाँ टेंशन ज्यादा, किससे, फ्रिक्शनल फोर्स है, फोर्स से फोर्स घटाएंगे फोर्स आएगा, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। अब इस चैप्टर में फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला पढ़ लिया। फ्रिक्शनल फोर्स होता है म्यू इनटू आर, दिस इज 20 इनटू ए। अब नॉर्मल रिएक्शन इस डायग्राम में दिख रहा है किसके बराबर है, नॉर्मल रिएक्शन 200 के बराबर। आ रहा है समझ में, इतना आ रहा है तो आपका हो गया, नहीं तो फिर रो अब तुमसे नहीं निकलेगा 11th का फिजिक्स, अगर ये सब नहीं आ रहा है तो। 20 ए, म्यू के का वैल्यू दिया हुआ था वैसे 0.04 इंटू 200, दिस इज 20 ए। आप बताओ ये कितना हुआ, 8 हुआ था, 8 होगा ना, 8 2 है। अब दोनों को क्या करने का जरूरत है, 20 होगा।
राइट हैंड साइड में। ओ सॉरी 20 है बराबर एक ही जैसा है। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। अब बोलो माइनस टी प्लस टी कट गया 30 में से हट गया 22। 3a में 20 है 23a, therefore this a comes out to be 22 by 23 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन का वैल्यू हो गया। कहीं पुट कर दो, मान लो यहाँ पुट कर दिए, क्या निकल जाएगा? खुद से निकाल लेना, कैलकुलेशन में निकाल। बिल्कुल आ जाएगा, तरीके से बनाने तो बिल्कुल आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन पूरा मैं नहीं लिखवा रहा, क्वेश्चन अपने से एनालाइज कर लेना। एक ब्लॉक है, उसको एकदम जेंटली प्लेस किया गया है। कहां पर? एकदम टॉप पर। किसके? इंक्लाइंड प्लेन पर। ससरेगा कि नहीं उसका उपाय यहां दिया हुआ है, लिखा हुआ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है वो एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा है, मतलब ससर जाएगा नीचे। कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन दिया हुआ 0.2 जी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां से यहां आने में इसको क्या लगेगा? टाइम। वही टाइम तुमसे पूछा गया है कितना लगेगा। अरे समझ में? क्या करेंगे पहले ऊपर ऊपर से बताओ। सेकेंड इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर का। एस मालूम है यहां से यहां तक 6.4 है। जेंटली प्लेस्ड है, क्वेश्चन में लिखा हुआ भी है, देख के भी लग रहा है यू 0 हो जाएगा। यूटी गया हाफ ए टी स्क्वायर। ए कहां से निकालेंगे? अभी जस्ट आपको फॉर्मूला इसका सिखाया गया है। एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी डाउन अ रफ इंक्लाइन प्लेन, ए बराबर जी साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा। उससे डायरेक्ट ए आ जाएगा और एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से टी का वैल्यू आ जाएगा। अरे तुमने इसमें डायरेक्ट अगर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज नहीं करना है तो एक बार और रिजॉल्व कर लेते हैं। अगर आपको मन नहीं कर रहा है तो एक बार और रिजॉल्व करते हैं। तो बताओ कैसे कैसे रिजॉल्व इसका सिखाना? बताओ, इसको यहां बना लेता हूं। अभी किए हो, फिर एक बार अगर करना है फटाफट तो बोलो। तो यहाँ थीटा, ये थीटा, ये नॉर्मल, ये mg cos थीटा, mg sin थीटा। लिखा हुआ इधर गिर रहा है, लिखा हुआ है इधर गिर रहा है, इस पर लिखा ही हुआ इधर जा रहा है, क्वेश्चन में लिखा हुआ। तो फ्रिक्शन फोर्स किस तरफ काम करेगा? इधर। क्या कॉन्सेप्ट है? अभी जस्ट बताया गया। कौन ज्यादा है, मतलब कौन बैलेंस हो रहा है? mg cos थीटा r के बराबर, और इसमें mg sin थीटा ज्यादा है। फ्रिक्शनल फोर्स से फोर्स घटाएंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन। ये याद कर लो क्योंकि मेरे को मालूम है क्या आ रहा है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट एक आध बार करोगे तो याद हो जाएगा। फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला म्यू के इंटू आर, और आर इस डायग्राम में दिस इज mg sin थीटा माइनस म्यू के आर कितना है इसमें? mg cos थीटा, एम कट जाएगा तो ए बराबर जी साइन थीटा माइनस म्यू के cos थीटा हो जाएगा। क्या क्या गिवन है? ये जी गिवन है, थीटा दिया हुआ है तो साइन थीटा हो जाएगा, म्यू के गिवन है, cos थीटा निकल जाएगा, इस मतलब cos थीटा भी गिवन है, तो इससे ए का वैल्यू निकल जाएगा, है ना। मेंस एडवांस नीट का होगा मैं सॉल्व कर दूंगा, किताब का हो जो लगेगा कि खुद से सॉल्व हो जाएगा वो मैं क्लास में नहीं सॉल्व करूंगा, ये हो जाना है। अब ये एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आएगा, दिस एक्सेलरेशन विल बी यूनिफॉर्म, क्योंकि इसका एक वैल्यू आएगा 5, 10, 12 जो भी आए, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और व्हेन वी नो दैट एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म ओनली देन वी कैन अप्लाई एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। एस ये 6.4 है, यू 0 हो जाएगा। एक्सेलरेशन कहां से निकाले वो? ये ऊपर वाले स्टेप से। तो इससे किसका वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा? ये टी का वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। ये खुद से करना, ये खुद से कैलकुलेट करना, और इस तरह से इस तरह का क्वेश्चन अप्रोच करना। ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। फिर हम लोग सिर्फ एक क्लास सिर्फ बचा इसमें हमारा, सिर्फ फ्रिक्शन का न्यूमेरिकल बताते हुए एक क्लास और में फ्रिक्शन जो है वो हमारा खत्म हो जाएगा। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।